Okay, let's look at this question. Example 1.41, right? Okay, this example, वहां पे क्या है? The masses measured to the nearest kilogram of 50 boys are noted and cumulative percentages, frequency distributed formed. So अब यहाँ पे इसने किस तरीके से लिखा हुआ है? X is less than 59.5. तो ये 59 लेस देन 59.5 का क्या मतलब है? ये पहली क्लास की, दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू, ये पहली क्लास की अपर बाउंड्री है। इसकी लोअर बाउंड्री क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये इसकी अपर बाउंड्री हमें पता है कि पहली क्लास की अपर बाउंड्री ये रही जिसपे वो फ्रीक्वेंसी 0 है। तो अगर इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि क्लासेस कुछ इस तरह से होंगी कि समथिंग टू 59.5, देन 59.5 टू 64.5, 64.5 टू 69.5, ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको वो इस तरह लेस देन फॉर्म में भी लिख सकता है। जब इस तरह लेस देन फॉर्म में लिख रहा हो देन दैट सिंपली मीन्स कि आपके पास ये जो वैल्यू है, आप पेन मुझे मिलेगा, हाँ जी, ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, क्योंकि ये लेस देन का साइन का मतलब है कि इस ये जो लेस देन लगा हुआ है इसका सिंपली मतलब है कि x इज लाइक लेस देन 59.5 और यहाँ पे भी कोई वैल्यू है तो डेफिनेटली ये अपर बाउंड्री है इस वाले की। चूंकि इसके अगेंस्ट 0 है इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि इसमें क्या हो, क्योंकि मुझे यही देखना होता है कि वो x एक्सिस पे जो मिल रहा हो। 0 का मतलब है कि वो इस पॉइंट पे x एक्सिस पे मिल रहा है। लुक ओवर हियर, 59.5, इसने स्टार्ट ही 59.5 से किया, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप चाहें तो आप, एक सेकंड, आप चाहें तो आप अगर कोई ग्राफ बना रहे हैं उसमें आप जैसे यहाँ ले लें 59.5 ले लें, यहाँ आप जो है वो 4.5 लें, फिर 69.5 ऐसे ले लें। अब हमारे पास गैप यहाँ कितना कितना आ रहा है? 5 वैल्यूज का गैप आ रहा है ना, और यहाँ तो मैंने 59 वैल्यू गैप दिया है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसे जैकेट बनाते हैं। जैकेट का मतलब ये होता है देयर आर फ्यू वैल्यूज बट सिंस आई डोंट वांट टू यूज इट, तो इसलिए हमने इसको शो ही नहीं किया। तो आपको जैकेट बनाना जरूरी है, तो आप इसको स्टार्ट ही यहाँ से करें, इस एंड से करें। तो ये इसने इस तरह से किया, हर एक के आगे जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसीज नहीं, ऑलरेडी सीएफ गिवन है। वो ऐसे भी कर सकता था या वो आपको फ्रीक्वेंसी देता और आपको सीएफ खुद निकालना होता। ये उसने ग्राफ बना लिया। इस ग्राफ बनाने के बाद ड्रॉ क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कर्व and use it to estimate the median mass and the interquartile range. मीडियन मास और इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है। अब मीडियन मास, ओके, अब मीडियन मास के लिए हम क्या करेंगे? ऑल टुगेदर वी हैव 100 वैल्यूज, राइट? ओके, सपोज मीडियन मास का मतलब ये है कि हाफ ऑफ द डेटा, तो मीडियन वैल्यू विल बी हाफ ऑफ द डेटा। सो ऑल टुगेदर 100 वैल्यूज, 100 अपॉन 2 का मतलब है 50th वैल्यू। अब इसमें 50th वैल्यू कहाँ है कि 40 60, तो 50 इज हियर, ठीक है, 50 इज हियर। 50 पे हमने डॉटेड लाइन बनाई और जहां वो कर्व को कट कर और ड्रॉप डाउन किया, ये वैल्यू मेरी मीडियन वैल्यू आ गई। अपने ग्राफ से नोट करेंगे और आप इसका आंसर लिख देंगे। इसी तरीके से उसने आपसे कहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्या मतलब है? दैट इज Q3 माइनस Q1। Q3 कैसे निकालेंगे आप? Q3 इज द, Q3 is basically 3/4 of the whole data। चूंकि यहाँ पे टोटल वैल्यूज ही 100 है, तो 3/4 ऑफ 100 इज बेसिकली 75। तो ये देखें, आपने 75 पे आपने Q1 के लिए ड्रॉप डाउन किया, सॉरी Q3 के लिए Q3 आ गया, और 25th वैल्यू पे आपने ये करके इसको नीचे कर लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास जो यहाँ पे दो x वैल्यूज आएंगी, इनका डिफरेंस ले लेंगे आप, तो दैट इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 माइनस Q1 इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। सही है, क्लियर हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का?
इसमें आपको मैं परसेंटाइल भी बोल सकती हूँ, मैं आपसे ग्राफ बनवा के कह सकती हूँ फाइंड आउट पी पी क्या ले लें, P45 ले लेते हैं, ठीक है। P45 का क्या मतलब है, 45 अपॉन 100 ऑफ द टोटल वैल्यूज। टोटल वैल्यूज भी इत्तफाकन इस सवाल में 100 है, सो 100 कैंसिल आउट, सो 45। आप इस ग्राफ में यहाँ पे इधर 45 को ढूंढेंगे, ये 40 है ये 50 है, तो 45 के दरमियान में ये रहा, ये 45 ये इधर टच कर रहा है और इसके नीचे आए तो अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी P45। तो एनीथिंग फ्रॉम द मीडियन क्लास, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो मीडियन क्लास एग्जिस्ट करती है उसमें से आप जो भी वैल्यू उठा के लिखेंगे उसको आप इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व पे आप निकाल सकते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व किस लिए यूज होता है, जब हमारे पास कैटेगरी 3 वाली फॉर्म हो, और कैटेगरी 3 का मतलब है कि हमारे पास इंटरवल्स मौजूद हों, तो फिर हम जो हम मुख्तलिफ फार्मूला से निकालते हैं तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा जी, अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आपको वो जो हमारी पहले वाली लेक्चर था, एक सेकंड लेट मी ओपन इट। ओके, ये जो आपको पहली मैंने बिल्कुल पीडीएफ भेजी थी, एक सेकंड आपकी स्क्रीन पर आ जाए, आ गई, ठीक है। तो ये जिसमें याद है मेन हमने स्टार्ट किया था कि मीन मीडियन मोड का लिया था, फिर क्वार्टाइल्स का, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटा, सेकंड, थर्ड, ये इसी में आप नीचे आते जाएं, मीडियन को कर रहा है, मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा सारा। अब ये आएगा इंटरवल्स के लिए, मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा यानी इंटरवल्स आ रहे हैं 2 से 4, 5 to 7। तो उसने कहा कि इसको आपने इस फार्मूले से निकालना है, जो मैंने आपको भी निकाल के दिखाया पहले, और फिर आपने उसको मीडियन बाय ग्राफ कैसे करना है, ये वही तरीका है, लेकिन इसने यहाँ पे ओपन एंड छोड़ा है। हम ओपन एंड कभी नहीं छोड़ते, इसको नीचे से यहाँ क्लोज करते हैं, और इससे इसने सिर्फ मीडियन निकालना सिखाया है इस पीडीएफ में। लेकिन इससे आप मीडियन की फैमिली, बार बार बोल रही हूँ, मीडियन की फैमिली यानी क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर वो कैटेगरी 3 में पूछा गया हो। और उसके बाद हमने मोड पढ़ा था, मोड को अभी हमने पढ़ा था कि अनग्रुप डेटा में तो हम सवाल देख के बताते हैं कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम अकर हो रहा है, लेकिन जब ग्रुप डेटा होता है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ग्रुप डेटा यानी इंटरवल जब मौजूद होंगे, we can go for the formula and get the analytical value, and what is the other way around is do it graphically। मोड कैसे ग्राफिकली निकलता है, मोड जो है आपका, पहले हम ये रहा ग्रुप डेटा है, ऐसे 2 से 4, 5 से 7 सो ऑन। इसका हमने यहाँ पे इस फार्मूले से जो हमने F1 F2 वाला था, ये आंसर निकाल लिया 8.75। और इसे मोड बाय ग्राफ्स कैसे करते हैं, इसके लिए हम ग्राफ यूज करते हैं हिस्टोग्राम। किधर गया, ये रहा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपने जैसे बार ग्राफ्स बनाते हैं, सेम गोज फॉर दैट थिंग, बट देयर शुड बी नो गैप्स इन बिटवीन द बार्स, ठीक है। तो अब आपके पास जैसे हिस्टोग्राम बनाने को आ गया, इस डेटा पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो आपने बार्स बनाई, ये बार्स ही है ना, इन बार्स को आपने बनाया। अच्छा, इसने ना इसमें लिखा गलत अंदाज में, ऐसे नहीं लिखते इसमें, हाँ, ओके। ये जो होगा ना, होगा 0 से, इधर आपने लिखना है 10, 10 से फिर 20, नहीं एजेस पे लिखना है, बीच में नहीं लिखते। बीच में तो उस वक्त लिखते हैं जब हमारे पास अनग्रुप डेटा हो। जैसे अगर मैं आपको यूं दे दूं ना, इधर गया पेन, एक ये रहा। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं कि 10, ये एक्स, सॉरी थोड़ा सा, हाँ ये एक्स है, ये एफ है,
तो 10 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर 20 के अगेंस्ट सपोज कर लो कुछ और वैल्यू है, 10 कर देते हैं। फिर 30 के अगेंस्ट हम कर देते हैं कि 12 है। फिर 40 के अगेंस्ट जो भी, जब एक सिंगल सिंगल वैल्यू होती है ना, इसका आप बनाएंगे हिस्टोग्राम। इस हिस्टोग्राम को आप जब भी बना रहे होंगे तो इसकी वैल्यूज बीच में लिखेंगे, 10, 20, 30 ऐसे। लेकिन चूंकि ये आपके पास इंटरवल्स हैं तो आपको इसके एच पे लिखना है, एच पे, यानी ये 30 आ जाएगा या 40 होगा, 50 होगा। तो ये आपने बना ली इसके हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम से मोड कैसे निकालते हैं? मोड निकालने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले हाईएस्ट बार पकड़ लें। ये वो है जो सबसे लंबा बार है, यानी मोड इधर कहीं है। अब आपने करना ये है कि इसका जो यहाँ लोअर वैल्यू है, इसको नेक्स्ट वाले बार के लोअर वैल्यू से स्केल रख के स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है आपने। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि जो आपके पास अपर वैल्यू है, जो इसी सबसे बड़े वाले का जो यहाँ का अपर है, इसको आपने इसके जो साथ वाले के अपर के साथ मिला देना है, इस वाले से मिला देना है आपको, इस वाले एंड से मिलाना है। ठीक है, इसके जो जो राइट मोस्ट वाला है उसको उसके पिछले वाले के राइट मोस्ट से मिलाना है, और जो लेफ्ट मोस्ट है उसको उसके अगले वाले के लेफ्ट मोस्ट से मिलाना है। जहां ये दोनों लाइंस कट कर रही होंगी, उस पॉइंट से आपने वर्टिकली इसको ड्रॉप डाउन कर देना है, और ये पॉइंट आपका होगा मोड। और ये आपकी वही वैल्यू, देखिए यही सब मेरे पास 30 और 40 के दरमियान आ रही है। ठीक है, तो अभी हम जरा, एक सेकेंड, कौन आए ये जरा देख लो। इकरा और अहमद, ओके। अच्छा, तो इसका आंसर क्या आ रहा था जरा, अभी अभी मेरे पास कुछ 30 और 40 के दरमियान है, यहाँ कुछ 35 होगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कुछ 32 समथिंग होगा। स्क्रीन को डिलीट कर दूं मैं जरा, 32 समथिंग होगा। लेट्स सी, ऊपर जाते हैं, उसने किया था ना, मोड निकाला था इसका। ये डेटे का मोड नहीं निकाला है? अच्छा चलो हम निकाल लेते हैं, इसका मोड निकाल के देखते हैं कि 32 समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो भाई, पेन आ गया मेरे पास। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज, मोड इज L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 टाइम्स, नॉट विद दिस प्लस साइन, ओनली विद दिस। एक सेकेंड, गंदा हो गया हुआ है। ओके, L प्लस इंटू हाइट, FM माइनस F1 अपॉन 2 टाइम्स FM माइनस F1 माइनस F2। अच्छा, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 21 है, तो ये FM हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, और इसकी लोअर बाउंड्री ये रही, L हो गया। और हाइट 40 माइनस 30, हाइट कितनी हो गई? 10 हो गई। इसको इस फार्मूले में डालते हैं, लोअर बाउंड्री 30, हाइट इसकी 10 है, ऊपर आ जाएगा 21 माइनस 19, और नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स 21 माइनस 19 माइनस 16। चलो जी, कैलकुलेटर में डालो। 30 प्लस फ्रैक्शन ओपन, 21 माइनस 19, नीचे गई 2 टाइम्स 21 माइनस 19 माइनस 16, और इसको मल्टीप्लाई मुझे 10 से करना है। सो आई एम गेटिंग द आंसर 32.857, 32.857। और मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे ग्राफ देख के लग रहा है कि ग्राफ भी मुझे 32 के करीब वैल्यू दे रहा है। 32, ऐसा ही है ना? ग्राफ भी 30 और 40, ये कौन सी वैल्यू है? 32 के करीब है। ठीक है, तो आपने इस तरह से हिस्टोग्राम के थ्रू बनाना होता है। हिस्टोग्राम के थ्रू आप वैल्यू बता सकते हैं मोड की, और और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू आप बता सकते हैं वैल्यू मीडियन की या मीडियन की फैमिली की। ठीक है, तो स्टेम लीफ अलग चीज है, बार ग्राफ्स अलग है, पाई चार्ट अलग है, उनके थ्रू आप मीडियन या इनको नहीं बता सकते। यहाँ तक क्लियर है? किसी ने कुछ पूछना है? ओपन योर माइक एंड आस्क मी, चैट।
में लिख लें, जैसे आपको सही लगे। आस्क मी, ताकि मैं आपसे लास्ट चीज कवर करूं। ओके, नो क्वेश्चन मींस ऑल गुड गोइंग, राइट। चैट किधर है? चैट में भी कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब है सबको या तो सब समझ आ रहा है, या फिर सब जो है इस वक्त स्क्रीन ओपन करके गायब हो गए हैं। कोई बात नहीं, जैसे एकदम सडन क्विज होगा सब समझ आ जाएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ जी। क्लास कब खत्म होगी? जैसे ही काम खत्म होगा। तुम तो अब्दुल्ला ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुमने सब बिल्कुल आंख कान खोल के सुन रहे हो यहाँ पे। अच्छा, व्हाट आई वांट टू शो इट टू पीपल। आ किधर गई बुक? एक सेकेंड। अच्छा ठीक है, ठीक है। ओके, लास्ट चीज इसको समझ लें एंड देन वी कैन फिनिश द क्लास। मुझे नहीं पता पिछली इस वाली जो रिकॉर्डिंग है वो मेरे उसमें मोबाइल लैपटॉप में सेव हुई कि नहीं हुई, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्या हुआ था। एकदम मुझे ही गायब कर दिया गया हर चीज से, ब्लैकआउट। और क्योंकि मैंने ओपन एक्सेस दिया हुआ था, ट्रस्टिंग यू पीपल ऑल, के सारे इसमें दाखिल हो जाएं, ठीक है ना। तो इस दफा फिर एक वो दाखिल होना चाह रहा था एंड आई डिड नॉट अलाउ दैट। तो अब सुकून है। तो अच्छा जनाब, हमने लास्ट टाइम क्लास में किया था बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट, राइट। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में अब जो मैं आपके साथ चीज कर रही हूँ, मैंने आपसे बिल्कुल एंड ऑफ द क्लास में आउटलायर का भी कॉन्सेप्ट किया था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक से सवाल मैं आपको जब भी दूंगी भी, आप उसको कीजिएगा भी। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपसे अब डिस्कस करना जा रही हूँ वो ये है कि आखिर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो कहाँ यूज होता है, किस तरह के सवालों में यूज होता है। बॉक्स एंड विस्कर, ये भी नहीं किधर गया, इसी में है। हाँ जी। क्योंकि देखें, जरूरी नहीं है कि मैं आपको पेपर में बॉक्स एंड विस्कर बनाने को ही दूं। हो सकता है मैं इसी तरीके से आपको सवाल दे दूं, आस्क यू टू गिव मी द आंसर, एनालिसिस एनालाइज इट एंड देन टेल मी क्या समझ आया, वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब जरा हम इसी एग्जाम्पल करते हैं। दिस इज अ ग्रुप ऑफ एथलीट्स, ये एग्जाम्पल 1.49, ठीक है। A group of athletes frequently run around a cross-country course in training. The box and whisker plots below. And इसने box and whisker हमें बना के दे दिया, ठीक है। Box and whisker plots below represents the time taken by athletes A, B, C, D to complete the course. ये ए का है, ये बी का। ये तीन एथलीट हैं, उन्होंने जो पूरा चार है सॉरी, और उन्होंने जो जिस तरह से अपना कोर्स कंप्लीट किया है उसका टाइम है मिनिमम। जैसे मैं ए की बात करूं, ए ने मिनिमम टाइम सपोज कर लो 29 समथिंग मिनट्स लिए। उसका मैक्सिमम टाइम आ रहा है कुछ अराउंड 32 के पास आ रहा है। ये उसकी लाइन क्वार्टाइल 1 की है, ये क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, यानी कि जितना उसको उसको साथ उसको ये ट्रायल या जो भी उसके साथ अगर उन्होंने 50 दफा किया है, 50 दफा किया है, तो 50 दफा में 25, ऑलमोस्ट 25% टाइम्स वो इतना टाइम कवर करती थी। 50% जो है चांस से कोई इतना टाइम कवर करती थी एंड सो ऑन, ठीक है ना। Q1 2 3 का ये मतलब हो गया। अब सवाल तो किस तरह से पूछेगा, ये देखें। ए पार्ट इज कंपेयर द टाइम टेकन बाय एथलीट सी एंड डी। सी और डी का टाइम को कंपेयर करें। जस्ट थिंक द आंसर्स। इसका क्या क्या आंसर आपको लगता है कि क्या? ओके, आई कैन आस्क एनी वन ऑफ यू, यू कैन ओपन योर माइक एंड टेल मी आपको सी और डी के कंपैरिजन में क्या पता चल रहा है। हाँ हम्माद, यू कैन ओपन योर माइक एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन। वाटर, तो मिक्स वाटर। यस हम्माद, ओपन द माइक।
देखो ना, इससे पता चल जाता है कौन लैपटॉप की उस तरफ बैठा है कि नहीं बैठा। अच्छा, नाउ द सेकंड पर्सन इज, कोई मुझे बहाना नहीं चाहिए कि कंपेयर द टाइम्स टेकन बाय एथलीट सी एंड डी। नहीं, कंपेयर करना है ना आपने, तो आई थिंक डी। डी क्या मतलब, आपको डी क्या लग रहा है? एक एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है, मुझसे पूछ रही हूँ कि डी। आई थिंक डी। वो तो ये पूछ ही नहीं रहा कि कंपेयर के हु इज रनिंग फास्ट, हु इज रनिंग स्लो। वो कह रहे हैं दोनों के टाइम को कंपेयर करके क्या आपको पता चल रहा है, सी और डी को ओवरऑल। डी विल टेक ऑब्वियसली लेस, डी विल टेक लेस टाइम। डू यू थिंक एथलीट जो कि 27 मिनट में खत्म कर रहा है, और ये सी वाला एथलीट जो 32 मिनट्स में खत्म कर रहा है, 33 मिनट्स में खत्म कर रहा है, तो लेस टाइम कौन ले रहा है? अब्दुल्ला, जल्दी से बताओ कौन ले रहा है लेस टाइम। भाई, ए की तो बात ही नहीं हो रही अब्दुल्ला। डी और सी को कंपेयर करने को कह रहा है वो। इफ यू पीपल लुक एट डी एंड सी, डी विल टेक लेस टाइम। डी इज ऑलवेज फास्टर देन सी। C's times are more variable than D। पहली बात तो है डी हर दफा जो है वो सी से नजर आ रहा है कि फास्टर है। दूसरी बात उसने बोली है C's टाइम्स आर मोर वेरिएबल देन डी। ये उसने क्या क्यों कहा है कि सी का टाइम ज्यादा वेरी कर रहा है एज कंपेयर टू डी? C's टाइम इज मोर वेरिएबल देन डी। वेरिएबल, वेरी कर रहा है देन डी, क्योंकि आपकी जब ये विस्कर्स अगर लंबी होती हैं तो इसका मतलब होता है कि डेटा में वेरिएशन ज्यादा है। ठीक है, विस्कर्स लंबी होने का मतलब है डेटा में वेरिएशन, यानी डेटा का वेरी करना वो ज्यादा हो रहा है। सी टाइम्स आर पॉजिटिवली स्क्यूड। जो सी है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है और डी नेगेटिवली स्क्यूड है। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब ये है कि ज्यादातर वो टाइम कौन सा ले रहा है, जो सी वाला है, वो Q1 और Q2 के दरमियान वाले टाइम पे ज्यादा फिनिश करता है। दीज टाइम्स नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब है कि ज्यादातर जो अपना अपनी रनिंग है जो भी है वो ज्यादातर किस टाइम पे खत्म कर रहा है, जहां डेटा ज्यादा जमघटा है, एक्यूमुलेटेड है, ज्यादा जमा है, वो ये वाला पोर्शन है। सो इन एनी केस, अगर वो पॉजिटिवली नेगेटिवली स्क्यूड भी है, तब भी वो ज्यादातर इस टाइम के दरमियान, यानी कि 28.5 मिनट से लेके 39 मिनट्स में खत्म कर रहा होता है अपनी रनिंग और वट एवर एथलीट का जो भी कंपटीशन है, रिले रेस है या जो भी है, ये ज्यादातर इस टाइम में करता है। तो जाहिर बात है सी की रनिंग टाइम ये सब कुछ स्लो है एज कंपेयर टू डी। ठीक है, इज्यूम, अब आगे पढ़े हैं। इज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन shown above the representative of the times the athletes would take in race over the same course। यानी एक ही वक्त दौड़ा दिया सबको, चलो ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। Which of the athletes, A or B, would you choose if you were asked to select one, if you were asked to select one of them to win a race again? आप ए को अपने साथ ले जाना चाहोगे या बी को ले जाना चाहोगे, अगर आपको लगे कि जी हाँ इसको ले जाना चाहिए, ये मुझे वापस रेस वगैरह जितवा सकता है? ओके, जवाब आया है हमारे पास ए को। क्यों अली, आप ए को क्यों ले जाना चाहेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ए इज अ बेटर चॉइस? ए विल फिनिश इन लेसर टाइम। मुझे तो बी का लग रहा है कि वो जल्दी फिनिश कर देगा। बी का जो यहाँ पे मिनिमम पॉइंट है वो आ रहा है 27.5 मिनट, और ए का जो सबसे सबसे जो बेहतरीन परफॉर्मेंस ए की रही है, वो जो अगर आप ये एच देखें तो ये आ रही है 29 पॉइंट समथिंग मिनट्स। तो ए तो 29 मिनट्स में खत्म कर रहा है, बी जो है वो अराउंड 27 पॉइंट समथिंग मिनट्स में। वेरिएशन भी कम है, वेरी गुड, ये आपने सही बात पिक की, इसकी वेरिएशन कम है। बी कर तो रहा है इसमें 27.6
6-7 मिनट्स में खत्म, तो भाई अगर उसका वो दिन बुरा दिन निकला और वो इस टाइम पे खत्म करेगा तो 34 मिनट्स के बाद खत्म करेगा। उसका मैक्सिमम कितना आगे तक जा रहा है। ए का जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो बहुत रेंज ज्यादा नहीं है, वो 29 से 32 के दरमियान ही है। लेकिन इसका अगर कोई 27 के करीब है तो अगला 32-34 भी है। सही है। तो आई विल गो विद योर आंसर अली, ये आपका यही होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट, कहीं हम दोनों गलत ना हो। वो क्या कह रहा है, बीस मीडियन एवरेज टाइम इज फास्टर देन सी बट बी टाइम आर मोर वेरिएबल, it is probable that then B would win against C. एक सेकेंड, हम which of the athlete of A or B would you choose if you were asked to select one of them to win a race against C? है, मैंने अगेंस्ट सी तो देखा ही नहीं, मैं तो ए बी को कंपेयर कर रही थी। हम वो उसका दो सवाल पूछे हैं सी और डी के लिए, तो उसने कहा है कि मैं ए बी में से किसको ले जाऊंगा अगेंस्ट सी के लिए। यानी आपने ए को सी से कंपेयर करना है और बी को सी से कंपेयर करना है। इसी तरीके से अगले पार्ट में ए को डी से कंपेयर करना है और बी को डी से कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली सवाल है। मैंने जो आप लोगों को बोल रही थी आप वैसे ही पिक कर रहे थे, हम ए और बी को आपस में चूज कर रहे थे। तो अब जरा वापस से जहन में फिगर बिठा लें, अब हम इसका आंसर देखते हैं। बीस median average time is faster, obviously median average time is faster than C, but B's times are more variable. B टाइम बहुत ज्यादा हचकोले खा रहा है, इधर उधर बहुत टाइम ले रहा है। It is probable that B would win, लेकिन ये के चांसेस अगर सी के मुकाबले में देखा जाए, सी तो बी से भी लेट एक टाइम पे खत्म कर रहा है, तो चूंकि कभी ये बहुत अच्छा कर देता है, कभी जरा बस ठीक बुरा भी जाता है, लेकिन सी का अच्छा भी जो है ना, जो बेस्ट टाइम है जो सी का विच इज समथिंग 31 पॉइंट समथिंग, वो भी जो है आपके इससे बी के मीडियन टाइम से कम ही है। तो बी इस मामले में सी से बेहतर है। अब वो ए को कंपेयर करता है, ऑल्दो ए इज ए स्लोएस्ट टाइम ऑफ इज अप्रोक्सीमेटली 32। वही कह रहा है ए का जो सबसे स्लो टाइम है जो ये एंड पर है, इस एंड पे कितना आ रहा है, 32 है। appears to be slightly greater than C's faster time, जो इसका 32 है वो C का जो फास्टर इस 32 से जरा सा ज्यादा है। तो मेरा ख्याल यहाँ पे वो A ही को ले जाएगा। Therefore choose A to win a race against C। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि A का सबसे स्लो टाइम भी B के फास्ट से तो जस्ट पीछे है, तो बाकी A का टाइम बहुत अच्छा है, तो C के मुकाबले में A ही बेहतर है। ठीक है, अब आपने ए को डी से कंपेयर करना है और बी को डी से कंपेयर करना है। सारी कहानी में समझा चुकी हूँ। मेरे हिसाब से बी और डी में भी हम डी को चूज करेंगे और ए और डी में भी हम डी को ही चूज करेंगे। लेट्स चेक इट आउट। ए हैज अ स्मॉल सो देयरफॉर चूज बी टू विन अगेंस्ट ए। नहीं भाई, उसने बी को चूज किया है ए के साथ। क्यों भाई? A has a small chance of winning against D, but B has a slightly greater chance of winning against D. Therefore, choose B to win against D. A's average time is faster. अपनी अपनी अप्रोच है। मैं तो हूं तो मैं डी को ही करूंगी, क्योंकि डी का स्लो टाइम भी बहुत ये है। इन दोनों के मुकाबले में डी इज मच बेटर। सो इसकी मैं इस बात से इतना लॉजिकली एग्री नहीं करती। ठीक है, तो इस तरह एनीवेज, मेकिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस तरह से आपको सवाल आ सकते हैं जिसकी आपने एजम्पशन करनी होगी। तो आप जो भी, जैसे अभी मैंने आपसे क्या कहा है कि मैं इसके इस वाली बात से एग्री नहीं करती, अब ये एज ए स्टूडेंट ये सवाल मुझे भी आया और किसी और को भी आया। एक एक बंदे ने ये वाला आंसर लिखा जो यहाँ बुक में लिखा हुआ है, और मैंने जो अगर मैं आंसर लिखूंगी कि आई विल चूज डी अगेंस्ट बी, तो मुझे उसकी रीजन देनी होगी। अगर मेरी रीजन एग्जामिनर को सही लगी वो मुझे भी मार्क्स देगा, अगर मेरी दूसरे स्टूडेंट की रीजन एग्जामिनर को सही लगी तो उसको भी मार्क्स देगा। आपने अगर खाली ये लिखा कि डी शुड बी चोजन अगेंस्ट बी या सी शुड बी चोजन अगेंस्ट ए, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, फिर लूज कर जाएंगे आप। बस एक और सवाल देखें फिर हम बस क्लास खत्म करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे कोई सवाल है जहां आपको नजर आ रहा हो, आ गया ये सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट से, ये थोड़ा सुन लें, इसको देख लिएगा। जैसे एग्जाम्पल 1.5 है, क्यों
इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट से, क्योंकि इसमें एक ही सवाल में स्टेम एंड लीफ और बॉक्स विस्कर दोनों की बात हो रही है। कैसे? A class of 31 students, this month of July with the following results. The median and the quartiles are shown. तो ये आपके पास उसने बना दिया है स्टेम एंड लीफ डायग्राम, और इसमें इसने मीडियन और क्वार्टाइल्स यानी Q1 Q3 भी मार्क कर दिया है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास जो पेपर में सवाल है उसमें आपको ये मार्क करके दे दिया जाए। आपसे कहा जाएगा कि खुद ही मीडियन और Q1 Q2 Q3 निकालो। मीडियन और Q1 Q3 निकालो, ठीक है। तो मैंने आपको क्लास में प्रोसीजर सिखा दिया था कि कैसे होता है। ऊपर से आप कट करना शुरू करते हैं, नीचे से भी कट करते हैं, सेंटर वैल्यू पकड़ते हैं, वो आपकी मीडियन हो जाती है। और फिर इसी तरीके से जो बकिया अपर हाफ का हाफ Q1 है और लोअर हाफ का हाफ Q3 है, ठीक है ना। तो जब आपके पास ये मीडियन और Q1 Q3 आ जाएगा, तो उसके बाद आपसे कहा जा सकता है बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द क्वार्टाइल्स इलिस्ट्रेट योर आंसर द बॉक्स प्लॉट। यानी आपने इस स्टेम एंड लीफ से Q1 Q2 Q3 ढूंढ लिया भाई। मैक्सिमम और मिनिमम भी गिवन है। मैक्सिमम इज 94, मिनिमम इज 57। अब आप इसको जो है बॉक्स विस्कर प्लॉट बनाएं जो आपने बना दिया है। फर्दर सवाल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहा जाएगा कि इसके जो है आप आउटलायर्स भी बताएं। इसने नहीं, अच्छा, आइडेंटिफाई एनी आउटलायर। आउटलायर का फार्मूला मैं आपसे क्लास में डिस्कस कर चुकी थी, कोई भूल गया हो तो यहाँ से देख लें। जो अपर एच पर होता है, अपर बाउंड्री निकालने के लिए हम Q3 प्लस करते हैं 1.5 में। इंटर कोटाइल रेंज यहाँ 7 आ रही है इसकी इंटर कोटाइल रेंज, और लोअर बाउंड्री के लिए Q1 माइनस 1.5 इंटू इंटर कोटाइल रेंज। अपर ये आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट कि जो आपका आउटलायर वैल्यू है उसको आपने ग्राफ में जो आपने बॉक्सेस का प्लॉट बनाएंगे, इसलिए जरूरी नहीं है आपके पास ग्राफ पेपर हो, आप सिंपल पेपर पे भी बना सकते हैं। जैसे कि हमने क्लास में बनाया था, उसको क्रॉस आउट कर देंगे तो वो आपके पास आउटलायर आ जाएगा। करना है, शो करना है, ऐसा नहीं कि भूल गया रह गया। मिस इसमें तो मैंने दिखा दिया था ना कि ये वर्किंग तो मैंने आउटलायर की दिखा दी ना कि 83 के बाद कोई भी डेटा होगा तो आउटलायर है, तो 95 फॉर ऑब्वियसली आउटलायर है। ऑब्वियसली कुछ नहीं होता है, यू नीड टू शो इट ओवर दियर। अगर आपके पास स्टेम एंड लीफ का सवाल है, बॉक्स विस्कर का है, बॉक्स विस्कर में शोइंग आउटलायर इज इम्पोर्टेंट। स्टेम एंड लीफ में शोइंग की क्या बता रही है, की बताए बगैर आपने सवाल किया तो वहां वहीं पे आपके खट मार्क्स कटेंगे। की क्या है ये आपने जरूर बताना है, ठीक है। तो ये हमारा सारा ग्राफ कवर हो गया है हर तरह का। तो इस चैप्टर में मुख्तलिफ एग्जाम्पल एक्सरसाइज हैं। आपने हर एक्सरसाइज में से एग्जाम्पल्स कोई कर लें तो वो भी बहुत है, ठीक है ना। तो दैट विल बी मोर देन एनफ। मैं आपको अब आपको मैं 5 सवाल मार्क करके दे रही हूँ इसमें से, जो कि आपने एज अ असाइनमेंट 24 घंटे हैं आपके पास अभी से, यानी आज के रात 10 बजे से कल के रात 10 बजे तक, ठीक है ना। तो इसमें आपने वो काम करके अपलोड करना है। क्लियर हो गई बात? क्योंकि वो आपकी बेसिकली क्लास वर्किंग का हिस्सा है, जिसको मोहम्मद अम्मार कौन है, जिसको आपने जो है एज अ असाइनमेंट भी अपलोड करना है। इज दिस क्लियर?